नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, अपन ने पिछली क्लास में श्वसन के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आपको पता होगा श्वसन क्या होता है भाई। श्वसन के दौरान अपन ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनती है, CO2, H2O और ऊर्जा। और उसी ऊर्जा को सजीव जैविक क्रियाओं में काम में लेते हैं। और जैसे कि अपन ने पढ़ा था वायवीय शोषण, विभिन्न जंतुओं में शोषणा, स्तनधारियों में शोषण। स्तनधारियों में शोषण के लिए मुख्य शोषणांग होगा फेफड़ा। इसी के साथ अपन ने पढ़े थे सहायक शोषणांग, जैसे कि पढ़ा था आपने डायाफ्राम, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, इधर से स्टर्नम। ये सभी क्या होंगे भाई, सहायक शोषणांग। क्यों बोलते हैं इनको सहायक शोषणांग? क्योंकि ये शोषण में सहायता करते हैं। और आज का अपना जो अगला टॉपिक होगा शोषण के अंदर होगा शोषण की क्रियाविधि या स्वादन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या हुआ अपना, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, किस प्रकार के शोषण की क्रियाविधि संपन्न होती है, यानी कि किस प्रकार दो भागों में बांटा गया है शोषण की क्रियाविधि को। जो फर्स्ट वाला भाग होगा उसको बोलते हैं निःशोषण। निःशोषण इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, ठीक है, निःशोषण यानी कि इंस्पायरेशन। तो इसमें इसके अंदर क्या होगा भाई, ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है निःशोषण में, और CO2 का बाहर आना उच्च वसन यानी कि एक्सपायरेशन। तो अपन जो फर्स्ट टॉपिक होगा अपना वो क्या होगा, इंस्पायरेशन। तो इसमें जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो क्या होगा भाई, फेफड़े पाए जाते हैं वक्षगुहा में, तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ना चाहिए। तो वक्षगुहा का आयतन कैसे बढ़ेगा, यानी कि अपनी जो पसलियाँ होगी उन पसलियों में पाई जाती है मसल्स। ठीक है, दो प्रकार की, इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो बाह्य अंतरापसुपेशी और अंत अंतरापसुपेशी। तो निःशोषण के दौरान बाह्य अंतरापसुपेशी में तो संकुचन होगा और अंत अंतरापसुपेशी में क्या होगा, शिथिलन होगा। ठीक है, तो बाह्य अंतरापसुपेशी में क्या होगा भाई, संकुचन। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में तो क्या होगा, संकुचन। संकुचन होने की वजह से पसलियाँ क्या होगी, एक दूसरे के समीप आएगी। ठीक है, तो पसलियाँ या पसलियों का एक दूसरे के समीप आना। ठीक है, जब पसलियाँ एक दूसरे के समीप आती है तो क्या होगा भाई, यानी कि पसलियाँ एक दूसरे के समीप आएगी और आगे की ओर खिसकेगी, यानी कि बाहर की ओर। तो पसलियाँ आगे तथा बाहर की ओर खिसकती है। ठीक है, तो पसलियाँ क्या हो गई, एक दूसरे के समीप आना और पसलियों का आगे तथा बाहर की ओर खिसकना। जैसे कि इसके तो क्या होगा भाई, वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा। तो क्या होगा भाई, वक्षगुहा का आयतन का बढ़ना, वक्षगुहा के आयतन का बढ़ना। ठीक है, तो ऐसे भी वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा और साथ ही जो अपना स्टर्नम होगा, स्टर्नम यानी कि पूर्वस्थी, स्टर्नम भी क्या होगा, आगे की ओर खिसकेगा। जब स्टर्नम आगे की ओर खिसकेगा और खिसकना, तो उससे भी क्या होगा, वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा। तो वक्षगुहा के आयतन को बढ़ाया और स्टर्नम भी आगे की ओर खिसकेगा तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा। ठीक है, और जो अपना डायाफ्राम होगा वो डायाफ्राम क्या हो जाएगा भाई, डायाफ्राम
चपटा। जब डायाफ्राम चपटा होगा तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा। जब डायाफ्राम में चपटा होगा तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा। जब वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों क्या होगी, फेफड़ों फैलने के लिए स्पेस मिलेगा। फेफड़ों को फैलने के लिए स्पेस मिलेगा, यानी उनके लिए जगह मिलेगी। तो फेफड़े फैलेंगे भी वक्षगुहा में, वक्षगुहा में फेफड़ों का फैलना। ठीक है, तो देखो भाई निःश्वसन दौरान क्या, शरीर में बाह्य वातावरण से O2 का प्रवेश। ठीक है, तो O2 का प्रवेश होने के लिए वक्षगुहा का आयतन बढ़ना चाहिए। तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ाने के लिए पसलियाँ की सहायता करती है। पर ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, यानी कि फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। और फेफड़े कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, वक्षगुहा में। ठीक है, फेफड़े कहाँ प्रेजेंट होंगे, वक्षगुहा में। तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ना चाहिए। तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ाने के लिए वक्षगुहा का आयतन कैसे बढ़ेगा, तो पसलियों का क्या होगा भाई, पसलियों के मध्य क्या होगा, उनके मध्य जो मसल्स पाए जाएंगे उन मसल्स के अंदर क्या होगा, संकुचन होगा। मसल्स के अंदर क्या होगा, संकुचन। तो मसल्स में संकुचन होगा, यानी कि पसलियों की जो मसल्स होती है संकुचन होगा। तो पसलियों का एक दूसरे की क्या होगी, समीप आती है और पसलियां आगे की ओर तथा बाहर की ओर खिसकती है। ठीक है, तो उससे भी वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा। स्टेनम भी बाहर की ओर खिसकेगा तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा। और डायाफ्राम किस हो जाएगा भाई, चपटा। जैसा कि आपको पता होगा उदर गुहा और वक्षगुहा को बीच में जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम किस हो जाएगा, चपटा। चपटा होने से भी वक्षगुहा का आयतन बढ़ेगा। इस प्रकार O2 गैस शरीर के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि फेफड़ों को फूलने के लिए क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस निःश्वसन वाली। अब पढ़ते हैं पर उच्चवसन। सेकंड जो अपनी स्टेप होगी वो उच्चवसन। वसन एक्सपीरियंस, सेकंड जो प्रोसेस होगी अपनी एक्सपीरियंस, यानी कि शरीर से CO2 का वातावरण में प्रवेश। तो इसमें क्या होगा, उच्चवसन में CO2 शरीर से बाहर निकलेगी। अब CO2 शरीर से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, इसमें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में तो क्या होगा, शीतलन होगा। ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, संकुचन होगा। तो पिछले एक दूसरे से क्या होगी, दूर जाएगी, पिछले एक दूसरे से दूर जाती है, यानी कि उनके मध्य की चौड़ाई बढ़ जाएगी। पसलियों के मध्य की चौड़ाई बढ़ेगी या बढ़ जाएगी या फैल जाएगी। ठीक है, और पसलियां अपने वास्तविक स्थिति में आ जाएगी। जो कंडीशन पहले थी ना उसी स्थिति में आ जाएगी, वास्तविक स्थिति में। तो पसलियों का किसमें आना है, वास्तविक स्थिति में आना। जैसे पसलियां वास्तविक स्थिति में आएगी तो वक्षगुहा का आयतन क्या होगा, बढ़ने की बजाय घटेगा। वक्षगुहा का आयतन, वक्षगुहा के आयतन में कमी आएगी, घटेगा। उसी के साथ डायाफ्राम क्या होगा, अपनी वास्तविक स्थिति में आएगा। जैसे डायाफ्राम वास्तविक स्थिति में आएगा, यानी वास्तविक स्थिति में आएगा तो वक्षगुहा का आयतन घटेगा। और डायाफ्राम चपटे से कैसे जाएगा भाई, डायाफ्राम चपटे से जाएगा गुंबदनुमा। कैसा होगा, डायाफ्राम चपटे से गुंबदनुमा। जैसे डायाफ्राम चपटे से गुंबदनुमा होगा तो वक्षगुहा का आयतन घटेगा। और
जब वक्षुआ का आयतन घटेगा तो ये आयतन यानी कि जैसे वक्षुआ का आयतन घटा तो प्रेशर डालेगा किस पर, फेफड़ों पर, और फेफड़ों पर जैसे प्रेशर पड़ेगा तो फेफड़ों के अंदर जो प्रेजेंट CO2 है वो कहाँ चली जाएगी, बाहर वातावरण में। तो इस प्रकार श्वसन की क्रिया भी संपन्न होती है। ठीक है, और इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की कार्य की। ठीक है, श्वसन की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्य यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय यानी कि वातावरण और फेफड़ों के मध्य किस प्रकार गैसों का आदान प्रदान होता है वो देखेंगे अपन गैसीय विनिमय। तो इसके अंदर तो देखो भाई, गैसों का जो विनिमय होता है वो गैसों का विनिमय आंशिक दाब पर, इस पर निर्भर करता है। गैसों का विनिमय आंशिक दाब पर, किसके आंशिक दाब पर, गैसों के आंशिक दाब पर। तो आंशिक दाब क्या होता है कि समुद्र सतह पर गैसों के द्वारा जो पूर्ण दाब लगता है तो उसमें से किसी एक गैस का जितना भाग हुआ, किसी गैस का जितना भाग हुआ उससे उस गैस का आंशिक दाब करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब अपन निकालते हैं तो CO2 बराबर कितनी मात्रा इसकी 21, तो 21/100 इंटू 760, तो जो इसकी मात्रा है वो क्या है 159.6 mmHg। इसी प्रकार CO2 का निकाले तो 0.03% बटे 100 इंटू 760 बराबर कितनी मात्रा इसकी 0.3 mmHg। इसी प्रकार अगर नाइट्रोजन का निकाले तो नाइट्रोजन की मात्रा वातावरण में 78% बटे 100 इंटू 760 mmHg। तो इस प्रकार अपन ऑक्सीजन और CO2 का आंशिक दाब निकालते हैं। यानी कि गैसों का जो विनिमय होता है वो किस पर निर्भर करता है भाई, आंशिक दाब पर। तो कैसे निर्भर करता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि वातावरण जो तीन चीजें देखते हैं वातावरण देखते हैं, वातावरण, फेफड़े और कोशिका, किस प्रकार इनके मध्य O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वातावरण में कितनी होगी 159.6 mmHg। CO2 की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी 0.3 mmHg। फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी कितनी होगी 105 mmHg, और CO2 की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी 40 mmHg। ठीक है, और फेफड़े ये क्या होगी कोशिका माना है। PO2 बराबर यह कितना होगा ऑक्सीजन का 40 mmHg, CO2 कितना होगा 45 mmHg। ठीक है, तो देखो भाई ऑक्सीजन की मात्रा बाहर वातावरण में ज़्यादा है तो ये अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ आएगी, कम सांद्रता की हो, क्योंकि जो विषरण यानी विषरण की प्रोसेस द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और विषरण क्या होता है भाई, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो, यानी कि अपने पढ़ा था गैसों का विनिमय। जो गैसों का विनिमय होगा वो किस पर निर्भर करता है भाई, आंशिक दाब पर। तो हमेशा अधिक दाब से कहा जाएगी गैस कम दाब की हो, तो बाहर वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना 159, तो फेफड़ों में कितना 105, तो ज़्यादा दाब वातावरण, तो बाहर से कहाँ आएगी, वातावरण से कहाँ आएगी फेफड़ों में। ठीक
ठीक है। और फेफड़ों के बाद कोशिका के अंदर कितना है, फेफड़ों के बाद फेफड़ों में आएगी और फेफड़ों से रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंचेगी ऑक्सीजन, कोशिका तक। तो कोशिका में कितना है दाब, 40 mm। तो फेफड़ों से कोशिका तक पहुंच जाएगी और पहुंचने के बाद अब कोशिका में जैसे ऑक्सीजन पहुंचेगी तो क्या करेगी ऑक्सीजन, ग्लूकोज का अपघटन। जैसे ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगी, H2O, CO2 और एनर्जी। तो वह CO2 जो बनेगी, CO2 की मात्रा कितनी हुई कोशिका में, 45। तो CO2 की मात्रा ज़्यादा कहाँ हुई कोशिका में, फेफड़ों में कितनी है, 40। तो ज़्यादा मात्रा कोशिका में, तो कोशिका से कहाँ चली जाएगी, फेफड़ों में। ठीक है भाई, यह ज़्यादा है तो ज़्यादा समय से कहाँ जाएगी, कम की ओर। जैसे ऑक्सीजन गैस ज़्यादा कहाँ थी, वातावरण, तो वातावरण ज़्यादा से आएगी कम की ओर, तो भी ज़्यादा से जाएगी कम की ओर। कम की ओर जैसे यानी फेफड़ों में पहुंच चुकी है CO2 और फेफड़ों के बाद वातावरण में कितनी है, 0.3 mm। तो फेफड़ों से कहाँ चली जाएगी CO2, बाहर वातावरण में निष्कासित कर दी जाती है। इस प्रकार गैसों के विनिमय की प्रक्रिया संपन्न होगी। और ये किस पर निर्भर करती है भाई, गैसों के विनिमय की प्रोसेस गैसों के आंशिक दाब पर। ठीक है। और इसके बाद गैसों के विनिमय के बाद गैसों का परिवहन, यानी किस प्रकार गैसों का परिवहन होता है। ठीक है। तो देखते हैं टॉपिक गैसों का या गैसीय परिवहन या गैसों का परिवहन। ठीक है। सेकंड टॉपिक होगा अपना गैसीय परिवहन। ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे अपन O2 का परिवहन। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक होगा अपना O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन। देखो भाई, ऑक्सीजन का परिवहन यानी 97% तो कौन करता है, हीमोग्लोबिन, और 3% कौन करेगी, प्लाज्मा। ठीक है। यानी रक्त के अंदर प्रेजेंट प्लाज्मा के द्वारा 3% ऑक्सीजन का परिवहन होगा और 97% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। यानी कि एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है, 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ता है, यानी ले जाता है अपने साथ, बन जाता है। यानी O कितने ऑक्सीजन के अणु भाई, 4। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। किसके रूप में करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है। जो संयुग्म बनेगा, जो यौगिक बनेगा, वो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन किसके रूप में करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही कोशिका के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, ये कोशिका के पास, और कोशिका के पास जाते ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। ठीक है। और टूटेगा तो क्या मिलेगी, कोशिका को ऑक्सीजन। ठीक है। और जैसे कोशिका को ऑक्सीजन मिलेगी तो कोशिका क्या करेगी, कोशिका में प्रेजेंट होगा ग्लूकोज, उस ग्लूकोज से क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन का परिवहन होगा। दूसरा देखते हैं अपन CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन। ठीक है। तो CO2 का परिवहन 3 रूपों में होगा। कितने रूपों में होगा, 3 रूपों में। तीन रूपों में परिवहन। फर्स्ट होगा प्लाज्मा द्वारा। फर्स्ट किस द्वारा होगी, प्लाज्मा द्वारा। तो प्लाज्मा द्वारा कैसे होगा, क्यों, रक्त के अंदर प्रेजेंट होगा प्लाज्मा, तो उस प्लाज्मा यानी CO2 प्लाज्मा में प्रेजेंट, प्लाज्मा में उपस्थित, किससे क्रिया करेगी, ऑक्सीजन से। क्योंकि एंजाइम की उपस्थिति में CO2 ने क्रिया कर ली ऑक्सीजन जल से, बस CO2 ने क्रिया कर ली जल से, और क्या बना देगी, C2H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल। क्या बनेगा भाई, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है। कार्बोनिक अम्ल बना। ये कार्बोनिक अम्ल रक्त के साथ यानी रक्त के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में प्रेजेंट होगी कोशिकाएं। ठीक है। तो रक्त के माध्यम से पहुंच गया फेफड़ों में, और फेफड़ों में प्रेजेंट होगी
मिल गए तो वहां जाकर ये कार्बोनिक अम्ल टूटेगा और टूटेगा तो वापस क्या बना लेगा CO2 H2। तो CO2 कहाँ चली जाएगी फेफड़ों से बाहर वातावरण में। तो इस प्रकार प्लाज्मा द्वारा परिवहन होगा और जो प्लाज्मा द्वारा CO2 का परिवहन होगा कितना होगा 7%, यानी 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। अगला होगा अपना टॉपिक प्लाज्मा के बाद बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। दूसरा CO2 का परिवहन कैसे होगा भाई, दूसरा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। तो देखो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में सेकंड टॉपिक होगा अपना बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कैसे होगा, देखो भाई बाइकार्बोनेट आयन, तो ये बाइकार्बोनेट आयन जैसे देखो CO2 क्या करेगी RBC, ठीक है, जो मानव की RBC होगी, तो CO2 RBC के अंदर प्रवेश करते हैं। किसके अंदर प्रवेश करेगी RBC के अंदर, और RBC के अंदर जैसे प्रवेश करेगी तो RBC में प्रेजेंट होगा तो उससे क्रिया करके यानी RBC में, तो RBC में CO2 ने प्रवेश किया और CO2 के अंदर RBC के अंदर प्रेजेंट है तो उससे क्रिया करके और क्या बना लेगा कार्बनिक अम्ल। अभी कार्बनिक अम्ल बनते ही क्या होगा टूटेगा, जैसे टूटेगा H+ और कार्बोनेट आयन, ठीक है, H+ और कार्बोनेट आयन टूटेगा। अब कार्बोनेट आयन इस RBC से बाहर आ जाएगा, कहाँ जाएगा भाई ये RBC से बाहर आ जाएगा प्लाज्मा के अंदर, और उस प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा Na, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो ये कार्बोनेट आयन इनसे क्रिया करके क्या बना लेगा सोडियम कार्बोनेट व पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना देंगे, ठीक है। अब बना लिए, अब जैसे जैसे ये बाहर निकलता रहेगा और तो RBC के अंदर किसकी सांद्रता बढ़ेगी H+ की। हालांकि हीमोग्लोबिन बफर विलेन के रूप में काम करता है, यानी pH नियमन का काम करता है, लेकिन लगातार क्या होगी H+ की मात्रा बढ़ेगी, तो इस H+ की मात्रा बढ़ेगी तो इसको इसका मतलब क्या करना है इस मात्रा को बढ़ने से रोकना, तो बढ़ने से इसको उदासीन करना पड़ेगा। अब जैसे इसको उदासीन करना पड़ेगा, देखो भाई इससे जैसे कार्बनिक अम्ल टूटा H+ और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में टूटा, यानी हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, तो बाइकार्बोनेट आयन को बाहर निकलने क्या बना ले सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जैसे जैसे अंदर H+ की मात्रा बढ़ेगी यानी ऋण आयन गए बाहर तो दूसरा ऋण आयन अंदर आएगा, तो दूसरा ऋण आयन क्या होगा बाहर से क्या आएगा क्लोराइड, क्या आएगा क्लोराइड। अब जैसे क्लोराइड आएगा तो H+ क्या हो जाएगा उदासीन, ठीक है। तो इस प्रकार यानी क्लोराइड का अंदर क्यों यानी क्लोराइड का RBC के अंदर प्रवेश करना ही क्या कहलाता है क्लोराइड विस्थापन, और इसी क्लोराइड विस्थापन को अपन बोलते हैं हेमबर्गर घटना। क्या बोलते हैं इसको हेमबर्गर या हेम्सबर्गर घटना, ठीक है। हेम्सबर्गर घटना क्यों बोलते हैं, इसकी खोज हेम्सबर्गर वैज्ञानिक ने ही की थी, इसलिए इसको बोलते हैं अपन हेम्सबर्गर घटना। क्योंकि हेम्सबर्गर घटना के अंदर क्या होगा क्लोराइड का RBC में प्रवेश, क्लोराइड का RBC में प्रवेश हेम्सबर्गर घटना या क्लोराइड विस्थापन कहलाता है। अब देखो जैसे बना है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कहाँ जाएंगे वही कूपिका के पास, और कूपिका के पास जाते ही ये टूट जाएंगे और टूट के क्या बना लेंगे CO2, और CO2 पेड़ों से बाहर वातावरण में निष्कासित कर दी जाएगी, और इसके द्वारा लगभग 70% CO2 का निष्कासन होता है। 7% तो प्लाज्मा द्वारा, 70% बाइकार्बोनेट आयन द्वारा, ठीक है। बाकी बची हुई 23% CO2 का निष्कासन कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। तो इसके अंदर क्या होगा
जो तो कार्बोनिल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो CO2 से क्रिया करेगा, ठीक है, CO2 से क्रिया करके बना लेगा एक संकुचिका, ठीक है। नहीं यही कहा जाएगा कूपिका में, भाई पेड़ों के अंदर कूपिका होगी, उसी कूपिका के अंदर जाएगा और कूपिका के अंदर जाएगा तो वापस इसमें टूट जाएगा और CO2 बाहर की जाएगी, बाहर वातावरण के अंदर निष्कासित कर दी जाएगी, ठीक है। तो देखो ना गैसीय परिवर्तन, फर्स्ट गैसीय विनिमय, तीसरा टॉपिक होगा अपना कोशिकीय शोषण, तीसरा टॉपिक होगा अपना कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण, तो कोशिकीय शोषण एक दो स्टेज में होगा, दो चरणों में, जैसा कि पता होगा आपको ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होगा क्रेब्स चक्र, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोश के शोषण के दौरान जैसे ऑक्सीजन कोशिका के पास आएगी तो कोशिकाओं में अनेक क्रियाएं संपन्न होती है, वो अनेक क्रियाएं ग्लाइकोलाइसिस संपन्न होगा और क्रेब्स चक्र संपन्न होगा और संपन्न होने के दौरान इनके दौरान क्या बनती है एटीपी, जैसा कि आपको पता होगा ग्लाइकोलाइसिस को बोलते पर ईएमपी पथ में, ईएमपी पथ में क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी खोज एंडन, मेरो और पार्नास तीन वैज्ञानिकों ने की थी। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा और जैसे ग्लूकोज टूटेगा तो दो पायरिक के अणु बनते हैं, कितने अणु बनेंगे, पायरिक के दो, ठीक है। और क्रेब्स चक्र में क्या होगा, इनके बीच ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र इनके बीच पहले लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन पायरिक एसिड को बदलती है, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए में, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए ये जाएगा इसमें क्रेब्स चक्र में और क्रेब्स चक्र में जाएगा और कितने एटीपी बनाएगा, 12 एटीपी और 6 एटीपी लिंक रिएक्शन में बनेगी, टोटल 6, जबकि यहाँ 8 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो जब एक पायरिक एसिड ने एक एसिटाइल कोएंजाइम बनाया जिससे 12 एटीपी बनेगी, अब 2 तो यहाँ 2 रहेंगे बस, तो ये भी क्या हो जाएगी 2 से 24, तो टोटल एटीपी कितनी बनेगी भाई 38, टोटल एटीपी का फॉर्मेशन कितना होगा 38 एटीपी, लेकिन जब भी एक ग्लूकोज का अणु टूटेगा तो टोटल कितनी एटीपी बनेगी 38, लेकिन जो टोटल एटीपी बनेगी उनमें से 8 एटीपी तो ग्लाइकोलाइसिस में और 6 एटीपी लिंक रिएक्शन में और 24 एटीपी क्रेब्स चक्र में बनती है। ये कंप्लीट हुआ अपना फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की कार्य की। अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन की संरचना, हीमोग्लोबिन की संरचना, देखो हीमोग्लोबिन की संरचना बीच में होगा क्या पायरोल है, हीमोग्लोबिन की संरचना और इससे जुड़ी होगी ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, ये ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ी हुई होती है इससे, ये संरचना होगी Hb की संरचना, यानी कि हीमोग्लोबिन की संरचना। हीमोग्लोबिन की संरचना में क्या होता है, एक है जैसा, ठीक है, और 4 पायरिक पाई जाती है और क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ध्यान रखना
हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है अभी? आयरन, Fe। तो जो अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, ठीक है, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये आज की क्लास में संपन्न हुई अपनी। थैंक्स।